हेलो दोस्तों, तो आज हमारा है प्लान नंबर 14। ठीक है, फिर हम दिनांक विषय जो है सामाजिक अध्ययन प्रकरण। आज का जो प्रकरण है वो है शीर्षक का शासन प्रबंध। किस क्लास को पढ़ाना है? ठीक है, फिर सबसे पहले हम लिखेंगे समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में यहाँ पे 5 पॉइंट लिया गया है। पहला है छात्र को सामाजिक अध्ययन का वास्तविक ज्ञान कराकर उनकी बुद्धि का विकास करना, घटनाओं एवं परिस्थितियों की सहायता से भूतकाल का वर्तमान से संबंध जोड़ना, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, सामाजिक अध्ययन के क्रमिक विकास से छात्रों की ज्ञान वृद्धि करना, छात्रों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत करना। ठीक है, ये हमारा हो गया समान उद्देश्य। फिर हमको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला, छात्रों को शेषा की सुदृढ़ केंद्रीय शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना, छात्रों को शेषा के द्वारा बनाए गए विभागों तथा उनको संचालित करने वाले अधिकारियों की जानकारी देना। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है छात्र मानचित्र की सहायता से शेरशाह के साम्राज्य की सीमाओं से अवगत हो सकेंगे। फिर हम सहायक सामग्री, इस चैप्टर को पढ़ाने में जो जो सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर अब पूर्व ज्ञान, शेरशाह के बारे में बच्चे या छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। फिर हम परिचयात्मक प्रश्न करेंगे, इसके लिए 3 कॉलम बनाना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया का। तो पहला प्रश्न है वह कौन सा शासक था जिसका असली नाम फरीद खान था? तो शेरशाह सूरी था। सेकंड प्रश्न है कि शेरशाह दिल्ली का शासक कब बना? तो 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनने के बाद उसने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 5 वर्षों तक शासन किया था। शेरशाह के 5 वर्षों के शासन प्रबंध के बारे में बताइए। तो इसका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग शेरशाह का शासन प्रबंध नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर विकास यानी कि जो अपना टॉपिक है या चैप्टर है उसको हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो एक ही यूनिट में पढ़ा सकते हैं, बट मैंने आसानी के लिए यहाँ पे 2 भागों में ले रखा है। तो पहला है केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसा था उसका, और सेकंड है प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसा था। अब है प्रस्तुतिकरण। तो अब हम यहाँ पे पहले यूनिट को बताएंगे केंद्रीय शासन व्यवस्था। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे यूनिट 1 के लिए। तो पहला प्रश्न, देश का सर्वोच्च व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो वर्तमान में तो राष्ट्रपति होता है। तो सेकंड प्रश्न है कि शेरशाह के समय में शासन का सर्वोच्च अधिकारी को किसके पास था? तो समस्यात्मक हो गया, अगर चाहे तो बच्चा बता भी सकता है अगर उसे पता हो तो। फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। तो हम उसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन या संपटकार। अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक को लिखेंगे जो कि है केंद्रीय शासन व्यवस्था। उसके बारे में बताएंगे कि शेरशाह के समय में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। सुल्तान शासन का सर्वोच्च था। शासन की समस्त विधानीय, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शक्तियां उसके हाथों में थी, किंतु उसने प्रजा को पुत्रवत समझा और हमेशा उसका हित किया। शेरशाह स्वयं शासन की नीतियां निर्धारित करता था, कर्मचारियों की नियुक्ति करता था तथा उनके कार्यों का निरीक्षण वह स्वयं करता था। सभी कर्मचारी अपने कार्यों के लिए सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे। शेरशाह ने शासन को सुचारू चलाने के लिए कई विभागों की स्थापना की थी। प्रत्येक विभाग एक वजीर के अधीन था। वजीर उसका आज्ञाकारी सेवक था। ठीक है, संपटकार में जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसको आप मेंशन करते चलेंगे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कर्मचारियों की नियुक्ति एवं नीति निर्धारण सुल्तान द्वारा किया जाता था। प्रमुख विभाग कौन कौन से थे विभाग? तो आय और व्यय विभाग था, सेना विभाग था, विदेश विभाग, न्याय, सूचना, गुप्तचर तथा डाक। इनके लिए प्रत्येक विभाग के लिए क्या था? वजीर होता था। तो दीवाने विजारत को आय व्यय विभाग कहते हैं। दीवाने अर्ज सेना विभाग था। दीवाने रसालत विदेश विभाग। दीवाने इंसा आज्ञा भिजवाने वाला। दीवाने वरीद डाक चौकी एवं घटना। काजी उल कुजात जो न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी था। ये सब विभाग एवं वजीर थे। ठीक है, फिर हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। यूनिट 1 समाप्त होता है। तो पहला प्रश्न, सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था?
तो बच्चा जवाब देगा कि सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, न्याय विभाग के वजीर को क्या कहा जाता था? तो न्याय विभाग के वजीर को काजी उल कुजात कहा जाता था। बच्चे अपना जवाब देंगे। फिर हमारा दूसरा यूनिट जो है वो स्टार्ट होता है प्रांतीय शासन व्यवस्था। इसके लिए भी हमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे पहले। तो पहला प्रश्न है, राज्य का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। तो शेरशाह के ने अपने राज्य को किन किन इकाइयों में विभक्त किया था? तो हो गया समस्यात्मक, फिर हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्रता प्रक्रिया और संपर्क का टॉपिक लिखेंगे प्रांतीय शासन व्यवस्था या प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो इसको बताएंगे, शेरशाह ने अपने साम्राज्य को शासन की सुविधा के लिए कई भागों या प्रांतों में विभाजित कर दिया था। इन्हें इक्ता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इक्ता। यह क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान नहीं थे। इनमें सूबेदार नियुक्त थे। सूबेदार सुल्तान के आदेशानुसार शासन चलाते थे। अपने कार्यों के लिए उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रांत से नीचे फिर होता था जिला प्रशासन। तो शेरशाह के प्रांतों को जिलों में विभाजित किया था। प्रत्येक जिला सरकार, जिले को उस समय क्या कहा जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। पहला था सिकदार, ठीक है, सिकदार, जिसको सिकदारन तथा दूसरा प्रधान था मुंसिफ, जिसे मुंसिफान कहा जाता था। ठीक है, प्रधान सिकदार जिले में शांति एवं सुव्यवस्था रखता था तथा प्रधान मुंसिफ न्याय करता था। और इस आज के वर्तमान में आप जिलाधिकारी और न्यायाधीश से कंपेयर कर सकते हैं इस पोस्ट को। तो ये सरकारों की समुचित शासन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, अब जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है उसको सैंपल कार्य पे लिखते चलेंगे। फिर जिले से नीचे क्या आता था? परगना होता था। तो शेरशाह ने सरकारों को परगनों में विभाजित कर दिया था। परगना का प्रधान अधिकारी सिकदार था। शांति एवं सुव्यवस्था रखना उसका प्रमुख काम था। उनके अलावा परगने में अमीन, लगान वसूलने वाला, और फौजदार, सेना का अधिकारी, खजांची, लेखक व मुंसिफ आदि होते थे। ठीक है, तो परगने में इतने प्रमुख व्यक्ति होते थे। गांव का प्रशासन। शेरशाह के समय में शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव में ग्राम पंचायतें थीं जो गांवों में न्याय एवं शांति व्यवस्था का कार्य करती थी। पटवारी, मुकद्दम और चौधरी इसके प्रमुख पदाधिकारी होते थे। पटवारी भूमि एवं लगान का विवरण रखता था। मुकद्दम गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव, यहाँ पे खत्म होती है। फिर तो एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सैनिक व्यवस्था कैसी थी, तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो शेरशाह का साम्राज्य सैनिक बल पर आधारित था। उसकी सेना में लगभग 1,50,000 अश्वारोही, 25,000 पैदल तथा 3,000 हाथी थे। यहाँ पैदल से मतलब है पैदल सैनिक। उसके पास एक अच्छा तोपखाना था। प्रत्येक विभाग एक फौजदार के अधीन था। ठीक है, यहाँ पे हमारा अब दूसरा यूनिट समाप्त होता है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? मूल्यांकन प्रश्न करेंगे बच्चों से। तो पहला प्रश्न है, जिले के 2 प्रमुख अधिकारी कौन थे? अगला प्रश्न है, प्रांतों को किन नामों से जाना जाता था? मूल्यांकन प्रश्न के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाता है। तो इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न में जो भी बच्चा आप सवाल करेंगे अपने स्टूडेंट से, स्टूडेंट जवाब देगा तो उस जवाब को क्या कर देंगे? ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। तो पहला प्रश्न, दीवाने विजारत कैसा विभाग था? तो बच्चा जवाब देगा कि दीवाने विजारत आय व्यय से संबंधित विभाग था। फिर सेकंड प्रश्न है, काजी उल कुजात किस विभाग से संबंधित था? तो बच्चे ने जवाब दिया कि काजी उल कुजात न्याय विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, शेरशाह के सेना में कितने घुड़सवार सैनिक थे? तो बच्चे ने जवाब दिया शेरशाह के सेना में 1,50,000 अश्वारोही सैनिक थे। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक बोर्ड कार्य समाप्त होता है। तो फिर आप उसके बाद गृह कार्य देते हैं बच्चों को। तो चूंकि मैंने यहाँ पे प्रश्न उत्तर दे रखा है, तो पहला प्रश्न है, शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। और सेकंड है कि शेरशाह के प्रांतीय और सैन्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, आप चाहें तो सुमेल करने के लिए भी दे सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।